इस तरफ कमाटीपुरा, इस तरफ नागपड़ा, इस तरफ पठान गैंग का अड्डा, इस तरफ दाऊद गैंग का अड्डा, बीच में मैं, और दोनों ग्रुप्स में इंटेंस गैंग वॉर तभी शुरू हुई। उन्नीस साल की उम्र डरते नहीं थे हम लोग भी उसी मिजाज के थे, आएगा तो देख लेंगे। मैं आपको एक लेजेंड से मिलवा रहा हूँ आज, जनाब सईद हमीद। अस्सलाम वालेकुम। ये 50 साल से मुंबई में क्राइम कवर कर रहे हैं। जिन लोगों के बारे में मैंने सिर्फ पूछ के लिखा है, सईद भाई ने एक्चुअली उनसे पर्सनली मुलाकात की है। सईद भाई ने हाजी मस्तान को पॉलिटिशियन बनाया है। मैंने आज में ये रिपोर्ट दिया था कि दाऊद साबिर गैंग ने अयूब लाला को पिस्टल लगा के उसको उठा के लाया और यहाँ पर मारा। साबिर भाई की बैठक रही थी और मैं गया वहाँ पर। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा आपने अखबार में एक न्यूज छापा, अयूब लाला को हम रिवॉल्वर लगा के उठाए और यहाँ पर ला के मारे। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि हमने रिवॉल्वर नहीं लगाए। अरे बोले उसकी औकात क्या है, हम लोग जाके उसको ऐसा यूं उठा के लेके आ गए। तो उसके अंदाज से धमकी थी या मशवरा? नहीं, गुंडों में भी मॉरलिटी होती है। मुहावरा है, ऑनर अमंग थीव्स। आज तो शरीफ लोगों में एथिक्स नहीं है। सही है, ऑफ कोर्स। लेकिन उस पर एक इल्जाम है कि हाजी मस्तान के साथ आप क्यों थे। एक्चुअली मैं सवाल भी आने वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अब आपने क्यों चाह के पॉलिटिक्स में आए? मैं 1984 में मुंबई में और भिवंडी में बड़ा दंगा हुआ। किस बात पर के शिवसेना चीफ बाल ठाकरे की चौपाटी पे एक कंट्रोवर्शियल तकरीर हुई, उसमें मुसलमानों की दिल आजारी हुई जी। इनको एनएस में पकड़ा, हाजी मस्तान को। लेकिन बाल ठाकरे की अरेस्ट नहीं हुई, हीरो बन गए, गवर्नमेंट ने बना दिया हीरो। इतने सालों सामना में जहर उगलने के बाद अब जो है जाके वो इस बात को मान रहे हैं कि शिवसेना और मुसलमान जो है वो दुश्मन नहीं हो सकते। शिवसेना भी सुधर रही है, काफी सुधर रही है। दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है आज इज्जत फाइज पे। मैं आपको एक लेजेंड से मिलवा रहा हूँ आज जी। जनाब सईद हमीद, अस्सलाम वालेकुम। ये 50 साल से मुंबई में क्राइम कवर कर रहे हैं। 50 साल, आधी सेंचुरी, आधा शतक। जिन लोगों के बारे में मैंने से सुन के या पूछ के लिखा है, सईद भाई ने एक्चुअली उनसे पर्सनली मुलाकात की है, इंटरेक्ट किया है, उनके बारे में देखा है, उनकी तकदीरें चेंज की हैं। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दिस। सईद भाई ने हाजी मस्तान को पॉलिटिशियन बनाया। सईद भाई ने मतलब अभी आप इसे ज़मानी कहानी सुनिएगा, फैंटास्टिक दिलचस्प कहानियाँ। मतलब इनके सामने आके मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़े दीव हैं और मैं बहुत छोटा सा बौना सा ठीक ना सा इंसान हूँ। और यू विल सी दिस, ही बिलोंग्स टू उर्दू जर्नलिज्म। ही वाज अ veteran Urdu journalist, a man who I respected from the depth of my heart. आज बहुत मुश्किल से मैं इनको इस बात पर राज़ी कर पाया हूँ कि रमज़ान के मुबारक दिनों में वो हमारे साथ मौजूद हों और आपसे गुफ्तगू करें और अपने 50 साला तजुर्बे को आपके सामने आश्कार करें। सही में बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, आपने ज़हमत उठाई हमारे पास आने की। कितने साल से, कब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप? मैं 1975 में मैंने जी। उर्दू रिपोर्टर में रिपोर्टिंग शुरू किया था और वो ऐसा ज़माना था जब 75 70 51 साल पहले। हाँ 51। जी, अच्छा। क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र रही होगी 19-20 साल रही होगी। अच्छा। एसएससी जी एसएससी किया जी। साबुत सुदेक से, और मैं डायरेक्ट जो है उर्दू रिपोर्टर निकलता था, शाम का अखबार था और उर्दू प्रेस था, तो वहाँ पर मैंने एज ए सब एडिटर और रिपोर्टर जी काम शुरू किया। उस ज़माने में हम लोग जो हमारे कलीग थे, क्राइम से हम लोगों का इसलिए नाता जुड़ गया कि मैं जिस एरिया में रहता था, कहाँ रहते थे आप? डंकन रोड पर, जी। इस तरफ कमाटीपुरा, इस तरफ नागपड़ा, जी इस तरफ पठान गैंग का पूरा जी। अड्डा, जी इस तरफ दाऊद गैंग का अड्डा, जी। बीच में मैं, जी। दोनों तरफ मेरे जानने वाले लोग थे। 19 साल के आप नौजवान। हाँ, और दोनों ग्रुप्स में इंटेंस गैंग वॉर तभी शुरू हुई थी। अच्छा, बट 75 में दाऊद दाऊद बना नहीं था, वो नहीं, बन रहा, उठ नहीं, रहा था वो। उठ रहा जी था। जी तब तो जो इस्टेब्लिश्ड जो थे वो हाजी मस्तान थे, जी करीम लाला थे, जीनाबाई दारू वाली थी, वारदा पर्दाबाई थे, ये जी। सब 5-6 लोग थे, यूसुफ पटेल थे, हाँ, ये 5 पंच थे। इन सबको देखा है आपने? हाँ, सबसे आपका मिले इंटरेक्शन इन सबसे हुआ है? मुलाकातें भी हुई है। जी ये जो 5 लोग थे वो उनका ज़माना ढल रहा था जी
और एक नया ज़माना शुरू हो रहा था जिसमें गैंग्स जो थे, लोकल गैंग्स जो है, वो अपने स्पेस के लिए लड़ रहे थे। जी, तो ऐसे में मैंने उर्दू रिपोर्टर में काम किया है। जी, उस ज़माने में उर्दू रिपोर्टर्स में मशीन थी, वहाँ बहुत सारे अखबार छपते थे, उसमें वहाँ पर एक अखबार छपता था राज़दार, अच्छा। वीकली राज़दार। इकबाल नातिक का, इकबाल नाट्य के एडिटर थे उसके। हाँ, जो दाऊद का हाँ, हाँ। गुरु था या जो भी था, हाँ, मुअल्लिम था, व्हाटएवर। उस ज़माने में ऐसा था कि दाऊद इनिशियली शुरू में यानी दाऊद दे, पठान गैंग, ये सब लोग अपने स्पेस के लिए लड़ रहे थे, जी। कौन सा अपना एरिया ताकत दिखा रहे थे। इकबाल नातिक ऐसा था, हमारा दोस्त था, साथी था, हर हफ्ते आता था वहाँ जी। उर्दू रिपोर्टर में, गालियाँ बहुत देता था, सिगरेट चेन स्मोकर। ओह! वो था उसने इलेक्शन लड़ा था वहाँ पर, इसका जी। पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा में उसने जॉर्ज फर्नांडिस के सामने इलेक्शन लड़ा था, अच्छा। नवल टाटा के सामने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन हार गया था और उसके जो वो थे ससरे, वो सलामत अली मेहदी, दिल्ली के बहुत बड़े जो उर्दू जर्नलिस्ट थे, और जॉर्ज फर्नांडिस जब वो बन गए मिनिस्टर हुँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो उनके ख़ास आदमी थे। उस हिसाब से डोंगरी पुलिस स्टेशन जो था वो इकबाल इसके नातिक के जेब में था। जेब में था, ओके। हाँ, अब ये जो राइवल थे दाऊद साबिर गैंग पहले बोलते थे, जी, दाऊद जी। भी थे और साबिर साबिर ज़िंदा था तब इसलिए। भी थे, तो जी। दोनों भाई लेके चलते थे गैंग, और उस ज़माने में गैंग के नाम बॉस लोगों के ऊपर रहते थे। जी। तो जो कमाटीपुरे में ये लोग रहते थे, अपना पठान गैंग, तो वो एक्चुअली अय्यूब बाटला और सईद बाटला और अय्यूब लाला गैंग, अय्यूब जी। लाला वहाँ डोंगरी पे रहता था, जी। सईद बाटला रहता था, इनके नाम से चलता था। तो उस गैंग में जो जिस तरह से गैंग वॉर हुई, तो दाऊद गैंग ने पहले अय्यूब लाला को उस ज़माने में क्या होता था, सामने वाले को मर्डर नहीं करते थे, जी। उसको लाते थे, स्टैबिंग करते थे, और ये नसें हैं, जी। हाथ की दोनों नसें और पैर की नसें दोनों काट देते थे। जी। तो वो मैं रिपोर्टर में वहाँ से मैंने शुरुआत आप की। घबराते भी थे, 19 साल की उम्र, डरते नहीं थे आप? क्या डरना, हम लोग भी उसी मिजाज के थे, अच्छा। आएगा तो देख लेंगे। अच्छा। ओके। और दूसरा ये हो गया कि हम लोग की अपब्रिंगिंग में ये मोहल्ले की क्रिकेट टीम्स होती थी, तो हम लोग की भी क्रिकेट टीम थी, तो हम लोग जो क्रिकेट मैच लेते थे, तब जी। ये पठान गैंग के लोग हैं, उनसे भी हम मैच लेते थे। हम हुँ। एक यहाँ जो है नागपाड़े का सारा गैंग था, और रईस फारूकी बहुत अच्छा प्लेयर था, जी। वो भी फिर हालात से जी। एटमॉस्फेयर ऐसा था कि अच्छा बुरा कुछ नहीं, सीधा सीधा वो माहौल में चला जाता था। उसके बाद मैंने आज में ज्वाइन किया। जी। आज में उस्मान गनी मेरे सीनियर थे। अच्छा। उस्मान गनी साहब बहुत सीनियर रिपोर्टर थे, तो उन्होंने उस ज़माने जब बम्बई में भाईगिरी कैसी चली है, जी। पहले दादागिरी चली। जी। दादागिरी का ज़माना उस्मान गनी ने देखा था, जी। और उन्होंने लिखा भी, हमारे साथ भी लिखा, और हमारे बाद में भी लिखते रहे वो। हर मोहल्ले का शरना दादा होता था। हाँ, हर महल, अभी आप नागपाड़े की बात ले ले तो एक बासु दादा तेली गली में, जी। फिर हस्सू दादा, जी। फिर एक अबू कालिया दादा, ऐसा ऐसा दादा लोग थे। जी। मुस्लिम मोहल्ले में ही होते हैं ना सब दादागिरी हो। हाँ, और हिंदू इलाके में बड़े शरीफ लोग रहते हैं हमारे। दादा मतलब भाई भी होता है जी। दादा, लेकिन शरीफ इस तरह से भी होता था कि उसके मोहल्ले में कोई गलत काम नहीं हो सकता था। अच्छा, उससे दादा ही गलत काम करेगा। उसमें 2-3 धंधे थे उसके दादा जी। के, एक जुआ चलता था उस जमाने में, अच्छा। और एक शराब। जी। वो शराबबंदी प्रोहिबिशन कर दी थी उन्होंने, तो सब गटर जितनी रहती थी, हाउस गली, जी। उसमें सब दारू के अड्डे चलते थे, अच्छा। और ज़्यादातर शराब जो है वर्दा भाई बनाते थे। अच्छा। अंटाफिल इधर-उधर से वो कारों में आती थी और मोहल्ले-मोहल्ले में बँटती थी। जो जना मसीह सबको हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करती थी। हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था। जी। वो दारू का धंधा, और वो मटके का धंधा, मटका जुआ आया था, और ऐसी इलीगल बैटिंग होती थी। जी। इस तरह से ये एरिया वाइज़ में चलता था। कैरम पे धंधा होता था। ये सईद बाटला का तो कैरम क्लब चलता था, जी, जी। और उसी पर इसने जो है इकबाल नातिक ने जी। रेड डलवाई डोंगरी से, जी। तो वो परेशान हो गया, फिर वो ऐसा गैंग वॉर तो चलता। इकबाल नातिक इन्फॉर्मर भी था और जर्नलिस्ट भी था। जर्नलिस्ट था, और डोंगरी पुलिस में उसका बहुत अच्छा चलता था। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये इस तरह से जो डिकैपिटेटेड कर देते, तो जी। अय्यूब लाला को डोंगरी पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन जो था, वो ये जो दाऊद साबिर रहते थे, ये हुँ। नागपाड़े में था। जी। नागपाड़े पे
जो है पुलिस स्टेशन अलग था और ये जो आपका मुसाफिर खाना है जी 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 वो डोंगरी पुलिस स्टेशन के पाकमोडिया स्टेशन स्ट्रीट में, पाक- डोंगरी में आता था। और वहां पर जी। इकबाल नातिक का बहुत असर था। अच्छा वो प्रोटेक्ट करता था दाऊद दाऊद ये साबिर गैंग को। जी तो एक वाकया ऐसा हुआ कि अयूब लाला जो था वो चौपाटी के किसी होटल में बैठा हुआ था। जी तो उसको जो है साबिर और दाऊद दोनों जाके और अपनी गैंग से उसको उठा के लाए जी और वहाँ पर पाकमोडिया स्ट्रीट पे ला करके उन्होंने उसके हाथ पैर काट डाले, ऐसा जी हाँ वैसे डीप कैपिटेटेड कर दिया और जी उसको मारे बहुत। जी उसका केस बना, डोंगरी पुलिस स्टेशन में बना और वो हॉस्पिटलाइज रहा। वो काम के लायक नहीं रहा। जी हाथ में चाकू छुरी चॉपर यही चलते थे उस जी जमाने में जब फायर आर्म नहीं आया था। उस जमाने तक मैं बता रहा हूँ 76 या 77 की बात, फायर आर्म बहुत ही गैर मामूली चीज था। जी तो मैंने एक आज में ये रिपोर्ट दिया था कि दाऊद साबिर गैंग ने अयूब लाला को वहां से उठाया और उसको रिवॉल्वर देखकर पिस्टल लगा के उसको उठा के लाया और ये यहाँ पर मारा। और मैं उस वक्त मैं डोटाकी पे रहता था, वहाँ से आ रहा था तो जी एक आलमगीर होटल थी, आलमगीर होटल, रात का वक्त था। आलमगीर होटल में मेरे छोटे भाई के साथ एक दोस्त के साथ आ रहा था। जी। आलमगीर होटल अब भी है ना कि खत्म हो गया? अभी खत्म हो रही है। अच्छा। और वहाँ पर एक पान की दुकान थी, तो वो कॉर्नर की गली जो थी ना उसमें सब भाई लोग बैठे रहते थे, नए नए, यानी भाई बन रहे थे। उस जमाने में भाई कोई भी नहीं था, बन रहे। बंटिंग गैंगस्टर्स हाँ, वहाँ पर तो वो एक मुझे एक शख्स पीछे से बोला है, सईद भाई ज़रा सुनिए। तो मैंने देखा वो रईस फारूकी था। रईस फारूकी को मैं जानता था, क्रिकेटर था, जुम्मन इस्लाम, हम लोग भी पढ़ते थे साबुद्दीन में। तो बोले साबिर भाई बुला रहे, साबिर भाई। तो मैं गया, का बड़ा भाई दाऊद का बड़ा है साबिर भाई। वो पान की दुकान, वो पूरी उनकी बैठक रहती थी वहाँ पर। वो खटिया रहती थी, खाट उस पे बैठक थी। और मैं गया वहाँ पर तो साबिर भाई बड़े एहतराम, अभी वो इज्जत और एहतराम से मिले, चाय वाय लीजिए ऐसा। मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा आपने वो एक आज अखबार में एक न्यूज़ छापी। हाँ छापी है। वो आप वो छापे कि ये इसको अयूब लाला को हम उठा के लाए और यहाँ पर रिवॉल्वर लगा के उठाए और यहाँ पर ला के मारे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, छापी है वो तो सब छप गई। तो बोले उसमें क्या प्रॉब्लम? तो बोले आपकी सारी रिपोर्ट सब ठीक है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है। तो बोला क्या? तो बोले आपने जो लिखा ना, हमने उसको रिवॉल्वर लगा के लेकर के आए, तो ऐसा है कि हमने रिवॉल्वर नहीं लगाए। अरे बोले उसकी औकात क्या है? वो साला है क्या हम लोग के लिए? हम लोग जाके उसको ऐसा यूं उठा के लेके आ गए। अच्छा तो फिर बोले अभी आपकी जो रिपोर्ट थी ना, वहाँ एक डीसीबी में इंस्पेक्टर रहते थे, तो हमारा साउथ जोन का जो था उसमें इंस्पेक्टर रणवीर लेखा थे। बोले रणवीर लेखा साहब हम लोग की रोज की परेड लगा दिया है। बोला क्या हो गया? तो बोले आपका रिपोर्ट रखते हैं। और अच्छा, रणवीर लेखा उर्दू जानते थे, अच्छा पंजाबी थे। जी तो उस जमाने में बहुत से इंस्पेक्टर थे, रिपोर्ट उर्दू जानते। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के कपूर थे, उर्दू फारसी पर्शियन जानते थे वो। अच्छा तो ऐसे वो थे, तो बोले वो बताते हैं कि ये देखो ये रिपोर्ट आई है आज में, ये आज अखबार है, इसमें लिखा कि तूने उनको पिस्टल लगा के लाया है, तो आप तो पिस्टल रिकवर कर। रोज बुला रहे, रोज परेड हो गई। तो बोला मैं क्या करूं उसमें? तो बोलने लगे कि आप ऐसा करो, इसमें लिख दो कि वो जो उठाया था वो रिवॉल्वर लग के नहीं उठाया था, वो ऐसी ही उठा के लेके आ गए थे। जी मैं बोला कि अभी तो ये और पेचीदा होगा। मैं बोलूँगा रिवॉल्वर नहीं था, लेकिन आप उठा के लाए। पठान गैंग आ जाएगी, बोले ये फिर नहीं नहीं उसने रिवॉल्वर लगाया था, ये कैसा लिखा? तो आप उसको वैसा मैटर वहीं पुलिस में सॉल्व करा दीजिए। जी तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है। फिर वो उनका मैटर किसी तरह से सॉल्व हुआ, लेकिन उसने कहा कि भाई आप इतना उसमें वो था कि तो उसके अंदाज से धमकी थी या मशवरा था? नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, अंदाज जनरेशन्स में फ़र्क कैसा रहता है। नहीं, दो वाक़यात बताऊँगा, एक मैं नूरा का भी बताऊँगा। जी फिर साबिर से इंटरेक्शन हुआ। साबिर बहुत पोलाइट था, इतना हम्बल था, मुझे लगा कि वो तो बोल रहा है कि आप अदीब शायर लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, आप तहज़ीब वाले लोग हैं, मैं तो जाहिल आदमी हूँ। आशिक मैं मिजाज आप था ना वो भी तो हाँ, आशिक मिजाज था रंगीन वो था उसी में गए ना, हाँ, उसी में गए उसी में गए ना सभी। चित्रा के चक्कर में हाँ, सब उसी में गए। तो वो
वो जो है मेरे दाऊद भाई है, उससे आप मिलिए, वो आप लोगों से तहज़ीब, शेर व शायरी ये सब जानते हैं, तो वो आपसे सही तरीके से बात कर सकते हैं। बस उसी वाक़ये के कुछ महीने के बाद उसका काम बच गया, हो गया, इसका मर्डर हो गया। अब ये है दूसरा वाक़या मैं सुना रहा हूँ, ये एक तहज़ीब के बाद जी। ये समझ रहे हैं कि भाई जर्नलिस्ट है, तहज़ीब वाले लोग हैं, इससे अदब से बात करना चाहिए। एक वाक़या हो गया कि कमाटीपुरा में ये रहते थे, अली बिल्डिंग में कमाटीपुरा और अस्तबल स्ट्रीट में पठान गैंग रहते थे, और ये ज़्यादातर आलमज़ेब और आलमज़ेब का यहाँ मर्डर अमीरज़ादा का मर्डर हो गया, आलमज़ेब चला गया गुजरात में, तो जी। गुजरात में उसका इनकाउंटर हो गया, बड़ौदा में हाँ, इनकाउंटर हो गया। जी हाँ। वो खबर जब हम अखबार आलम में थे, तब हमारा ऑफिस आ गया इधर, जी, जी, अलमास के भेजे पीछे। अलमास के पीछे वहाँ आ गया, उधर हम लोग वहाँ। अब ये जुरिस्डिक्शन तो भाई ओवीडी कंपनी का ये लोग के बटे हुए थे, और जी। वो खलील भाई एडिटर थे। खलील जाहिद एडिटर थे, मैं सारी क्राइम स्टोरीज मैं ही करता था, और मेरे साथ उस्मान गनी पुराना दिन थे, शकील रशीद, उस्मान गनी भी वहीं आ गए थे हाँ, अखबार आलम में। वही लिखते थे, अखबार आलम वाज कंसिडर्ड टू बी उर्दू का सामना, उर्दू का सामने। इतना सेंसेशनल होता था। हाँ, जी। वीकलीज थे, ब्लिट्स था, जी। इस पे बड़ा सेंसेशनल था, जी। उर्दू इस तरह से। तो इसका जब ये इनकाउंटर हो गया, तो यहाँ कामाटीपुरा में उसकी तदफीन थी, यही आलमज़ेब आलमज़ेब के घर पे, वहाँ से यहाँ तक लाए? यहाँ लाया। अच्छा। तो लाने से पहले एक दिन का गैप हुआ, तो वहाँ जगह-जगह बोर्ड लग गए, शहीद आलमज़ेब, जिसको पुलिस ने मार दिया, शहीद हो गया, शहीद शहीद बड़ा-बड़ा पोस्टर लगाया, और वो पोस्टर लगाए, ये कौन बैनर। बर्दाश्त कैसे करती है कि गुंडों को शहीद मान ले, तस्लीम कर ले, कैसे होता है ऐसे? यही तो देखिए, जी। आज भी लगा हुआ है। जी, अच्छा, आज भी लगा हुआ है? आज जो है नारियलबाड़ी में कब्रिस्तान में जाइए, तो आज वो तो कतबा जो लगा हुआ है, वो शहीद आलमज़ेब, शहीद आलम आज भी लिखा हुआ है? ये कौम सब बर्दाश्त करती है। तो अफ़सोस की बात है वाक़ई। तो ऐसा हो गया कि अब इसी पर मैंने रिपोर्ट बनाया, मैंने वहाँ के फ़ोटोज़ लिए और मैंने रिपोर्ट बनाया, और जी। वहाँ उस वक़्त जो आई विटनेसेस थे, उसमें उनका सबसे छोटा भाई था, वज़ीर। वज़ीर वो मदरसे में पढ़ रहा था, तो उस वक़्त उसको पुलिस लेके गई थी, उधर लाश-वाश देख के आया था सब सारा, तो मैंने सब आई विटनेस अकाउंट लिया, और वो नेक्स्ट वीक में जब छपी, तो उसका शहीद का फ़ोटो भी था। एक दिन दोपहर में नूरा ऐसा रिवॉल्वर लगा के वो करके आ गया गुस्से में, अरे वो तो शायर आदमी था मेरे ख्याल से, वो कहाँ रिवॉल्वर लेके घूमता था? अरे हाँ? बिल्कुल लगा के यूँ रखता था। अच्छा। हाँ, शायर आदमी तो हाँ। शायर आदमी गैंगस्टर भी होता। मतलब शायर एक थोड़ा नरम होता है, नहीं, थोड़ा नहीं, मिजाज मेरा एक्सपीरियंस दूसरा हुआ। अच्छा। मैं जिसको साबिर, जिसको मैं मसल पावर के लिए जानता था, जी। वो मेरे से बड़ा रिएक्ट किया उसने, न्यूज़ थी वो। अच्छा, वो न्यूज़ तो साबिर के ताल्लुक से थी, दाऊद के ताल्लुक से थी, कि उन्होंने उठा के लाया, और उसको सीआईडी उस रिपोर्ट पर परेशान कर रही थी। इसका तो कुछ ताल्लुक ही नहीं था। जी। आप सुनिए तो सही। सुनाइए। तो देखिए, मैंने उस ज़माने में उसको छोड़िए, मुस्लिम अंडरवर्ल्ड और हिंदू अंडरवर्ल्ड को, जी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफिकली मैं डंकन रोड आपने देखा है तो मैं बीच देखा में है। था, जी, जी। और कमाटीपुरा में पठान गैंग का जोर था, और ये अड्डा था इधर दाऊद गैंग का, जी। और दोनों के बीच में रहता, तो दोनों की दुश्मनी चली ना, एक जी। दूसरे को मार रहे थे। पहली जी। जंग तो इन्हीं में चली, जी। एक दूसरे को खून खराबा किया, मुसलमान ने मुसलमान को मारा, जी। है ना, और मैं बीच में था। जी। उसमें इकबाल नातिक बैलेंस नहीं कर सका, हाँ, वो दाऊद एक साइड में हो गया, हाँ। तो मारा गया। मैं तो पूरी जिंदगी आज आपके सामने बैठा हूँ, जी। मुझे किसने मारा? जी। किसने नहीं मारा, जी। क्योंकि मैंने बैलेंस किया, मैंने कभी इस गैंग के साथ नहीं, उस गैंग के साथ नहीं। हाँ, इल्ज़ाम लगा मुसलमानों के साथ देते, मुसलमानों के साथ रहते हो, तो उर्दू वालों पे वैसे भी लगता है, उर्दू और मुसलमान पर लगा है। तो मैं ये कह रहा था कि नूरा ने ऑफिस पे हमारे धावत बोला 15 लोगों के साथ रिवॉल्वर लगा के सब, अखबार आलम पे। हाँ, अखबार आलम। तो और उसका क्या एतराज़ था, ये शहीद क्यों लिखा, शहीद क्यों लिखा, शहीद क्यों लिखा? अरे उसको समझा रहे खलील भाई, सब डर गए। अरे भाई, तुम खबर तो पढ़ो पहले, गुस्सा हो रहा है, ये साला शहीद है, तुम शहीद लिखते हो इसको, खबर तो पढ़ो तुम, खबर तो मैंने बनाया था। अरे खबर जब लिखी आपने, जब एक नरेशन दे रहे हैं कि आप आलमज़ेब का अगर वहाँ पर इनकाउंटर हुआ, और उसके एरिया में जो एरिया था कमाटीपुरे में बोर्ड्स लगे, उसकी तस्वीरें दी, तो उसमें
तो आई विटनेसेस के जैसा उसके भाई का बयान है, तो लिखा था कि वहाँ ये जो बोर्ड लगे हुए, जी तो छोटे छोटे हाथ से लिखे हुए बोर्ड के प्ले कार्ड से, कि उसमें लिखा हुआ है कि शहीद आलमगीर, हम नहीं बोल रहे हैं, हम जी। तो रिपोर्ट कर रहे हैं। जी तो उसके साथ एक अच्छा जरा सुलझा हुआ आदमी था, जी जफर जफर जी जफर भी शायर था, बेसिकली जफर शायर था। अच्छा और जफर के साथ ये भी शायरी का शौक किए, तो जफर ने उनको समझाया कि भाई ये वो नहीं है, ये तो ये रिपोर्ट लिख रहे हैं ऐसा कि ये इसके शहीद के बोर्ड लगे हैं। जी तो वो जरा ठंडा हुआ, फिर उसको यानी 15 लोगों को लेके हमला कर रहा था खाली शहीद लफ्ज पे एतराज शहीद कीजिए। इसको शहीद क्यों लिखा है, अच्छा तो हमला किया, यानी इस एग्रेसिव मोड में आ ही गया। तोड़ फोड़ की क्या कुछ भी किया। नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन जब उसको समझाया, उसके साथ वो जफर थे, कुछ लोग थे, तो समझ गए। तो ये दो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। नूरा तो शायर भी था, बाद में वो शायरी वायरी भी सामने वो जफर का ही ऑफिस था, उसमें मिले तो शायरी करते थे। मेरी तो फिल्म में मुलाकात गाने भी इनके, लिखे उसने। हाँ, फिल्मों में फूल और कांटे, फूल और कांटे, तो उसमें शायरी भी किया और ये भी किया, तो दोनों में डिफरेंस बता रहा। अब इससे ज़्यादा यह है कि इनके अब्बा हेड कांस्टेबल इब्राहिम कसदा। सीआईडी वाले, अच्छा उनसे भी मुलाकात हुई, तो आप ऐसा बात कर- ज़माने के साथ आदमी का मिजाज कैसा चेंज हुआ। जैसा कि मैं, आप रैंडम बात कर रहे हो, ऐसा कि पहले दादा थे, दादा लोग का ज़माना था, एरिया हर गली में एक दादा होता था, हर गली का दादा। तो जो फिर भाई का ज़माना आया, तो भाई फिर सिंडिकेट होने लगे, भाई आ गए। तो वैसा जो बोले मॉरलिटी, भाई गुंडों में भी मॉरलिटी होती है, डकैत भी है तो होते थे, जी में भी एक मॉरल कोड होता था। जी इसलिए आप देखोगे कि स्मगलिंग में कभी भी एक स्मगलर ने दूसरे स्मगलर का माल नहीं लूटा, चांदी सोना ये सब उतारते थे यहीं पर सारा, तो बीच में वो लूटा नहीं अंग्रेजी जाता। मुहावरा है ऑनर अमंग थीव्स, मतलब वो जो चोर हैं हाँ, हाँ, आपस में एक उसूल एथिक्स फॉलो करते रहते हैं। हैं। हाँ जी जी आज तो शरीफ लोगों में एथिक्स नहीं है, सही है, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है। तो शरीफ आप लोग मुझे उसके अब्बा के वाक्य बता रहे थे। अब्बा की बात हाँ कर रहे इब्राहिम थे। कासकर का बता रहे थे। तो क्या कैसे लगते हैं आपके अब्बा, कैसे थे आदमी? उनके अब्बा जो थे वो तो रिटायर्ड लाइफ, और जब ये पाकमोडिया स्ट्रीट का वो शिफ्ट हो गया था पूरा, ये लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि अभी गली में घुस के कोई भी मार सकता था, अच्छा तेली गली में, तो थोड़ा ये लोगों ने जी पाकमोडिया स्ट्रीट में रह लिए थे, और वो पूरी फोर्टिफाइड जैसा जी लोग रहते थे उस जमाने में। अभी ये खतरनाक पीरियड शुरू हो गया था जी। 80s में। तो इब्राहिम कासकर ने कभी अपने बच्चों को समझाया नहीं, तो जुर्म की दुनिया में क्यों जा रहे हो, मैं एक ईमानदार पुलिस वाला हूँ और तुम इतने शातिर गुंडे बन रहे हो, अभी समझाया नहीं? देखिए, मैं इब्राहिम इब्राहिम कासकर की तो पुलिस वाले थे ये मानता हूँ, लेकिन वो ईमानदार थे या बेईमान थे उसकी मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। बट कोई अपनी औलाद लेकिन को गुमराह होते लेकिन देखेगा तो सुनिए हाँ लेकिन सुनिए, एक पुलिस वाले की प्रॉब्लम वो क्या थे, जैसा कि उन्होंने बताया मुझे, मैंने हुजूर अहमद खान एक डीएसपी थे, जी पहले पहले हमारे यहाँ सीआईडी में डीएसपी होता था, जी हुजूर अहमद खान, जी सफ़ेद पुलिस, सब बहुत कट्टर, मशहूर थे, मैंने सुना है बहुत मशहूर थे। बहुत मशहूर थे। मैं समझता हूँ कि अपने लाइफ में जी जैसा ए खान का स्क्वाड एटीएस मशहूर हुआ, वैसा उस ज़माने में पूरे बम्बई में, और वो जो जो अनसॉल्व जो थे जी केसेस वो लेते थे। अच्छा अब वो हुजूर अहमद खान लेजेंड हम लोग उर्दू वालों के लिए इसलिए थे कि उनके हमने जासूसी दुनिया एक नाम का पर्चा आता था, अकरम इलाहाबादी थे, जी उसके नॉवेल पढ़ते थे, और उससे अच्छा ये रेफरेंस लेते थे कि इंस्पेक्टर खान और डीएसपी खान और इंस्पेक्टर बाले दो कैरेक्टर है उसके, जासूसी नॉवेल चलते थे, और लोगों को यह कहना था कि ये हुजूर अहमद खान के ज़माने का था। जब मैं यहाँ पर जर्नलिज्म में आया तो मैंने तहकीक शुरू की, तो उस ज़माने का डीएसपी खान का स्क्वाड का एक ही बंदा बचा था, जी जो इब्राहिम सीआईडी। अच्छा एक ही आदमी हर बचा बात उस स्वाट का, जिंदा था। एक ही आदमी इब्राहिम कासकर जो दाऊद का बाप। हाँ, जी हुजूर अहमद खान डीएसपी थे, हम्म, उनका एक जो मेन था वो बिवलकर था, इंस्पेक्टर बिवलकर थे। उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ खान गम 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 उनका तखल्लुस था, वो गम शायर थे, उस शायद जमाने पुलिस गम यानी दुख। दुख, जी अब्दुल रऊफ खान नाम था। अच्छा वो माहिम में रहते थे, जी और ये इब्राहिम भाई सीआईडी नागपड़े में रहते थे। इन लोगों से मैंने मिला वहाँ पर कि भाई आपकी जो कोई तो वो हो अपना, आपकी क्या कारनामे रहे, क्या-क्या आपने, वो लोगों ने क्या नाम सुनते हैं, लेकिन जी पता नहीं है लोगों, तो पता ही है, तो उनकी याददाश्त भी उस वक़्त तक काफ़ी जी मुतासिर हो चुकी थी। तो वो
रात में उनकी बैठक चलती थी जी पाकमुडिया जो उनका मुसाफिर खाना था उसके बाहर रात पे 10:30 बजे 11 बजे एक अखलाक भाई यूपी रेस्टोरेंट वाले एक वो जहादार जरी वाले जी बहुत फेमस आदमी रहे हैं दोनों पुलिस इन्फॉर्मेशन जी इनके जी मीडिएटर वगैरह रहते थे और 3-4 लोग ऐसा बैठते थे उसमें तो मुझे वहाँ बुलाते थे और मैं वहीं 2 टाकी पे रहता था तो सब काम फिनिश करके वहीं जाता था हम लोग का जब तो वो 4 या 5 स्टोरी वो बता सके उसको जी तो उन्होंने बाकी एक बात बताई मुझे कि अकरम इलाहाबादी ने 200 नॉवेल रखे अच्छा 100 नॉवेल जासूस जासू दुनिया वो इलाहाबाद से छपता था और बोला आपको ज्यादातर केसेस है ना उस नॉवेल में मिल जाएंगे जी वो फैक्ट्स पे रहते थे बोला कैसा नावल क्यों लिखवाते थे तो बोले ये अकरम इलाहाबादी और डीएसपी खान जो थे हुजूर अहमद खान दोनों दोस्त थे जी तो जब जब भी उनको फुर्सत मिलती थी तो वो लोग पहले मोरलैंड और ठंडी सड़क कहलाता था जी। ठंडी सड़क इसलिए कहलाता था क्योंकि वहाँ से बंगले बंगले थे आगरी पड़ा पे हाँ अगर ही पड़ा था जी और वहाँ ग्रीनरी बहुत थी पेड़ बहुत थे तो ठंडी सड़क और बहुत कम आबादी रहती थी तो वो अब वो जो है विक्टोरिया लेते थे विक्टोरिया में ये बैठते थे ये विक्टोरिया लिए भी हमारे ऑडियंस को पता नहीं कि तांगे वो कहते हैं टांगा हाँ उस जमाने में था विक्टोरिया ये जानते नहीं है तांगा जो था उसको घोड़ा गाड़ी जो कहते हैं हाँ तो दोनों विक्टोरिया में बैठ जाते थे और खान साहब जो थे अपने सिलेक्टेड केस है ना अकरम इलाहाबादी को लिखाते थे वो लिखाते रहते थे और विक्टोरिया वैसा ठंडी सड़क से नागपुरा क्लियर रोड उस जमाने में बहुत क्लियर रहता था हाँ। साफ घूमने की जगह था ऐसा जी। लगता था वो ऐसा वो बट वो क्रिश्चियन आबादी थी ज़्यादा। रेड रोड और जूस थे और जी हाँ खोजा गैर मुस्लिम आबादी थी गैर मुस्लिम जी जी मियाँ भाई नहीं नया भाई नहीं थे हाँ तो वो ऐसा उन्होंने 100 तकरीबन 150 नॉवेल लिखे उस पर ज़्यादातर वो थे इस तरह से वो तो 150 नावल हुजूर अहमद खान के कहने पे कहने पर उनके वाक़यात कई- उनकी सही। तहकीकात यह उस नावल के से बनी तो वो ऐसे आपके अखबार में भी उन्होंने क्यों नहीं बताई कहानियाँ हुजूर अहमद खान ने जो आप अपने अखबार हम लोग का पीरियड अलग था ना हम लोग तो 70s में 75 में मैंने क्या शुरू किया वो जी। तो 1947 50s तक थे 55 56 तक जी फिर वो रिटायर हो गए फिर वो लंदन चले गए उन पे इल्ज़ाम भी लगे एक सुरैया का केस था जी सुरैया के घर में बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हुई है फिल्म एक्ट्रेस वो मरीन ड्राइव पे रहती थी जी और उस जमाने में बहुत सुपरस्टार थी देवानंद से इश्क उसका माश का चलता जी था तो शादी नहीं हो पाई लेकिन उसके घर में जो बड़ी दोनों मजहब का मसला था दीवान मज़हब पर पंजाबी थी और मुस्लिम थी वो हाँ तो उनके घर में चोरी हो गई बड़ी और उसमें काफी उस जमाने के 15-20 लाख जी के जेवरात मतलब आज के 15-20 करोड़ 500 करोड़ जी उसमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया था और इसमें उसको सॉल्व किया क्रैक किया और लेकिन उसमें इल्ज़ामात मीडिया को कुछ ना कुछ उस ज़माने में भी चाहिए था उड़ाने के लिए तो लोगों ने कुछ ये लगा दिया कि डीएसपी खान के सुरैया से माशके हो गए हाँ कुछ ये बताया कि ये हो गया अपना उसमें से तो मतलब दीवान से भी इश्क था उनका और हुजूर अहमद खान से भी था ऐसा मीडिया ने चलाया बता तो इब्राहिम कासकर से इंटरेक्शन जाना हाँ, चाहता था हाँ तो इब्राहिम कासकर ने मुझे बताया कि सुरैया का केस क्यों ये सुरैया केस हुआ उसमें जी डिसइल्यूजन हो गया और रिटायरमेंट के बाद वो चले गए वहाँ पर he was suspended गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस टू इन्वेस्टिगेट द केस ऐसा कुछ था कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी लेकिन वो लंदन चले गए इनकी मैं इब्राहिम कासकर की बात कर रहा था जी। इन्होंने जो बात की कि हम लोग जिस केस पे लगे रहते थे तो उन्होंने ये बताया इनके फैमिली थी एक रूम जैसा था उसमें जी। 8-10 बच्चे थे जी तो मेरा एक दोस्त है जो वहीं मॉनिटर था हम्म। क्लास रूम का इसके जो बाद पे ये उसने आई विटनेस है कि एक रूम में जब वो ये बच्चे नहीं आते थे तो म्यूनिसिपलिटी स्कूल में उनको भेजा जाता था सब इनको लेके आओ तो जब वो विजिट करता तो दाऊद की माँ भी चिल्लाती थी ये लोग को लेके जाओ ये सुबह स्कूल सोते पड़े एक पलंग के नीचे यहाँ नूरा सो रहा है इधर जी वो सो रहा है अपना क्या इकबाल सो रहा है सब तो स्कूल से बुलावा आता था मॉनिटर लोग फिर स्कूल जाते ही ये हाँ, स्कूल स्कूल जाते ही जाते नहीं जाते थे जी। माँ ने संभाला या नहीं संभाला बाप का ऐसा थे कि एक कांस्टेबल था और उसकी मुझे बड़ा अजीब लगा और ये सारी कांस्टेबलरी की आदत थे प्रॉब्लम है आज तक है जी पुलिस ऑफिसर अच्छे रहते हैं लेकिन कांस्टेबलों पे काम का भी बोझ होता है और ऐसी उनकी जिंदगी भी ऐसी रहती है तो इब्राहिम कासकर ने मुझसे कहा कि हम लोग ऐसा होता था एक एक केस पर कभी कभी ऐसा जाते थे तो 8-8 दिन 10-10 दिन केस पे लगे हैं कहीं जा रहे हैं और घर नहीं आते थे 8-10 दिन घर लौट के नहीं आ घर नहीं आते थे उस जमाने में देखिए ह्यूमन पूरा काम ह्यूमन इंटेलिजेंस
ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन सब आज के जैसा तो जी। वो था नहीं, तो सब ह्यूमन ह्यूमन ज़्यादा इंटेलिजेंस था, जी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी, ह्यूमन आठ फील्ड वर्क भी सब था पूरा। राइट तो वो 8-8 दिन घर पे नहीं आते थे, तो अब उनके 8 ये कांस्टेबल का मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम था कि अपने बच्चों को नहीं देख सकता था। और अच्छा बच्चे नीचे निकले तो क्या था, जी दादा लोग थे, जी शराब के अड्डे थे, जुए खाने थे, ये था, मारा-मारी थी, यानी यही सब। गुनाही के पूरे असबाब तो मुहैया थे वो ये प्रॉब्लम कांस्टेबलरी का आज भी रहा है, जी और कांस्टेबल अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे सके, ये प्रॉब्लम है इसको। तो वो मुझे लगा कि उनका जेन्युइन प्रॉब्लम था, वो ध्यान नहीं दे गए और बच्चे चले गए। जब बच्चे बड़े हो गए और बच्चे जब जवान हो गए तब वो रिटायर हुए, और जब तक वो रिटायर हुए बच्चे अपना हाथ से निकल गए हाथ से निकल दिया गैंगस्टर बन चुके थे, नए भाई, उभरते हुए भाई बन चुके थे। जी जी तो उनके लिए और कुछ चारा ही नहीं था, जी उनके लिए कुछ चारा नहीं था। तो ये तो कभी आपने अफसोस महसूस किया उनके लहजे में उनकी गुफ्तगू हाँ, में वो जब बातचीत मुझसे में मुझसे जब ये कह रहे थे जी कि मैं मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दे सका, और जी 8-8 10-10 दिन में एक केस नहीं, क्योंकि उनका ये वो था स्क्वाड जो हर जो सॉल्व नहीं होता था उसको क्रैक करता था। तो मुझे उनके लहजे में ये अफ़सोस दिखा कि बच्चे वो कुछ और बनाना चाहते होंगे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ लेकिन बच्चों को ध्यान नहीं दिया। मोहल्ले का माहौल ऐसा था कि वो बन गए। तो इस तरह से 10 ये के 10 बच्चे उनके गैंगस्टर में आ गए हाँ, फिर फैमिली आ जाती है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये माहौल और सर्कमस्टेंसेस जो है वो उसको बना देते तो उसमें, लेकिन उस पर एक इल्ज़ाम है कि हाजी मस्तान के साथ आप क्यों थे? एक्चुअली मैं सवाल भी आने मैं मुझे जो आपसे जो सबसे बड़ा शिकवा ये है कि हाजी मस्तान के सफ़ेद पोशी के हाँ, आप जो है वो कारसाज हैं आपने उसको एक पॉलिटिशियन बनाया वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था और सोने की स्मगलिंग करता था और उसके खिलाफ बहुत से केसेस थे पुलिस वाले तब के उसको थप्पड़ मारा था मधुकर सिंह ने उसको अरेस्ट किया था अब आपने उस आदमी को सफ़ेद पे पोश क्यों बनाया और आपने क्यों चाहा कि वो पॉलिटिक्स में आए मैं आपसे सवाल करूँगा कि फूलन देवी कितनी डकैत थी, उसने तो कितने मर्डर किए, 100-200 मर्डर किए। जी उसको आप पॉलिटिक्स में ला सकते हैं, उसको एमपी बना सकते हैं, एमपी बन के चली गई वो, और कुछ कोई सवाल नहीं है। हाजी मस्तान मिर्ज़ा के नाम पर कोई एक मर्डर नहीं है, मर्डर तो नहीं किया उन्होंने, जी कोई केस नहीं है। हाजी मस्तान मिर्ज़ा से मेरा इंटरेक्शन हुआ कि भाई इतना आपने वो किया, जयप्रकाश नारायण ने जो भी फंक्शन किया था, वो बोले वो एक दिखावा था, उन्होंने हमको बुलाया, हम लोगों ने एक प्लेज ले लिया, लेकिन हमारा कोई स्मगलिंग का केस तो बताओ। जी उन्होंने कभी एक कमिट नहीं किया। मशहूर था भाई ये। अरुण गौली फेमा फेमा ऐसे सब लगा इन पे लगा है, लेकिन प्रूव नहीं हुआ, कन्विक्शन भी नहीं हुआ। जी आपका कानून तो हर एक कानून ये कहता है ना, अगर जब तक के एक प्रूव ना हो कन्विक्शन, तब जी तक इनोसेंट है, ये बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कानून का एक प्रीमाइसेस है। तो क- कन्विक्शन तो हुआ ही नहीं उनका, जी किसी केस में नहीं हुआ। वो एक थे, लेकिन ऐसा हुआ कि सर्कमस्टेंसेस भी बने। अरुण गौली पार्टी बना सकते, एमएलए बन सकते, इलेक्शन बन कर लड़ सकते, ठीक है, मैं मानता हूँ अगर वो उनको मिलते ही, पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, जी उनके लोग हैं, जी उनको अगर सपोर्ट किया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अमर नायक गैंगस्टर थे, उन्होंने अपनी वाइफ्स को, अश्विन नायक था, अपनी वाइफ्स को कॉर्पोरेटर नीता बनाया, नायक उसपे प्रॉब्लम नहीं है। नीता नायक जी लेकिन हाजी मस्तान पे क्यों प्रॉब्लम है? हाजी मस्तान अगर गैंगस्टर्स छोड़ करके अगर पॉलिटिशियन बने तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं खाली सवाल कर लूँ फिर आप जवाब दिए आप एज ए सहाफ़ी आपको गैर जानिबदार होना चाहिए आपने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के जनरल सेक्रेटरी बन करके जो फ़रोग़ दिया उनको मेरा मेरा एतराज़ वहाँ पर है देखिए, हम लोगों को क्या हुआ है, जी 1984 में दंगा हुआ। जी दंगे के आरोप में हम लोगों पे भी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस ने केस किया। जी हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। मुस्लिम हमारे लीग को ना, नहीं, अख़बार आलम को। अच्छा तब तो कोई ये हाजी मस्तान जो थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे। मई 1984 में बम्बई में और भिवंडी में बड़ा दंगा हुआ। जी दंगा हुआ किस बात पर के शिवसेना चीफ बाल ठाकरे की चौपाटी पे एक कंट्रोवर्शियल तकरीर हुई। जी उसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। जी क्या ये कहा था उन्होंने क्या कह दिया था बाल ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा कि वो हुजूर के बारे में कुछ कह दिया अच्छा था कुछ उस रिमार्क पर, और सारे
देश में नई दुनिया था, नशेमंद था, सब जगह उन्होंने लिखा इस तरह से। जी तो वो मुसलमानों में बहुत गुस्सा था, वो जोश था। अब ये हुआ कि अमरावती का एक कांग्रेस का कोई एमएलए था, जी उसने क्या किया, बाल ठाकरे की तस्वीर पे चप्पल का हार पहना के जुलूस निकाल दिया अच्छा और उसके खिलाफ उस वक्त की शिवसेना बहुत पावरफुल थी। जी तो उन्होंने एरिया वाइज बंद चालू कर दिया, यहाँ बंद वहाँ बंद वहाँ बंद। इससे हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम पैदा होने लगा। बम्बई में भी हुआ, जी स्किर्मिशेस हो रहे थे। बिल्कुल अब आप अगर कमाटीपुरे की तारीख लेंगे तो कमाटीपुरा जो है हिंदू मुस्लिम क्वार्टर, और यहाँ पर अहमद मिल थी या जी कुमारवाड़ा, और ये क्वार्टर ये हमेशा से अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ कम्युनल सेंसिटिव ज़रा ज़रा सी बात पे हो जाता था। तो ये जब चलते रहा तो ये हो गया मई 1984 में भिवंडी से शुरू हुआ दंगा। जी भिवंडी में पावरलूम वर्कर्स पे जो पहला हमला हुआ था हाँ, घूंघट नगर से स्टैबिंग शुरू हुई, बाद में वो पावरलूम का वो बाद में था वो जी सारा, और बम्बई में आ गया, बम्बई में भी आ गया। बम्बई में एक मुस्लिम एक्शन कमेटी बन चुकी थी, एडवोकेट जलाल शेख थे, उसमें हम लोग भी थे। हम लोग जी प्रॉपर हम लोग जो है ना उसमें जाके बातें कर रहे थे। जी पुलिस कमिश्नर रिबेरो थे, उनसे भी बात किया। एक एयू खान थे, जी अब्दुल मजीद धौलपुरी थे, और मुस्लिम एक्शन कमेटी का एक वफ्द जो था बाल ठाकरे के घर भी गया उसी दिन सुबह में। मातोश्री मातोश्री जुमा का दिन था, जी और उनसे बातचीत की कि ये जो माहौल बन रहा है पूरे स्टेट में और मुंबई में, इसको खत्म होना चाहिए। जी और हम वहाँ बैठे, वहाँ से निकले, और वहाँ पे बम्बई में राइट हो गया। बोले भिवंडी में हुआ, उसका राइट बम्बई में हो गया। तो उन्होंने तौहीन आमेज जुमले के लिए उन्होंने माजरत नहीं की, उन्होंने माफ़ी नहीं की नहीं, माफी नहीं मांगी, नहीं की नहीं माफी। तो फिर लेकिन वो झगड़ा जो है झगड़ा फिर दंगा हो गया। दंगा जी। ऐसा हो गया कि बहुत बड़ा हो गया। फिर वो दंगे के लिए पुलिस ने क्या किया, दो एफआईआर तो डाली, एक अखबार आलम पे डाल दी हम लोगों के ऊपर, जी एक एफआईआर बाल ठाकरे के ऊपर डाली चौपाटी पे, गामदेवी पुलिस ने। हम लोगों का ये डोंगरी पुलिस स्टेशन में हम लोगों पे डाल दिया। मतलब पुलिस ने इंसाफ से काम लिया ना एक बैलेंस कर, ये दोनों बैलेंस कर लो कि हिंदू बड़ा और मुसलमान। लेकिन बाल ठाकरे की अरेस्ट नहीं हुई, अच्छा हमारे खलील जायद को अरेस्ट किया, अच्छा फिर बेल हो गई, तो जी। बेल हो गई। बाल ठाकरे को आज तक कभी अरेस्ट अरे नहीं, क्या चिकन भुजबल ने शायद बाद में वो किया बाद था में किया, वो किसी और मैटर में किया, किसी और केस में नहीं हुआ। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, दंगा हो गया। जी उसकी डिटेल्स तो जी क्या बताए अभी, लेकिन उसमें क्या किया, अब ये सारे गैंगस्टर थे, अब गैंगस्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम कैसे डाले। जी हालांकि उस दंगे में गैंगस्टर्स इतना प्लानिंग में नहीं थे, तो उन्होंने इनको ऐसे एनएस में पकड़ा। हरी मस्तान को हाजी मस्तान, जी करीम लाला, जी रशीद अरबा, जी और कुछ 8-10 लोग थे, इनको एनएसए में पकड़ा, जी नेशनल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सिक्योरिटी। और मई 84 का, आप ये ध्यान रखिए, मई 84 का दंगा है। जी इसकी प्लानिंग डाल दी इन लोगों के ऊपर, और एनएससी की जो वो बनाई थी चार्जशीट, जी। एनएससी में डाल दिया, और इन लोगों को ले आके कल्याण जेल में बंद कर दिया। अच्छा हीरो बन गए, जी गवर्नमेंट ने बना दिया हीरो। कल्याण जेल में जाने से हीरो 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 बन गए मुस्लिम एरिया में, हीरो इतना जबरदस्त वो लोग को। हमारे लिए कुर्बानी उठा रहे हैं हमारे लिए कुर्बान, हमारे लिए मुसीबतें झेल रहे हैं नहीं ये कौम की प्रॉब्लम है सुने, कौम की प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ने मैं तो उसकी डिटेल्स में गया नहीं आप, जी जी तो नागपड़ा, कमाटीपुरा, इधर उधर पुलिस ने बहुत जुल्म किया। जी मुसलमानों पे हाँ, मुस्लिम एरियाज पे जी तो बहुत जुल्म हुआ। एक नंद कुमार गोखले, जी राइट में उनकी डेथ हुई थी नागपड़ा पुलिस स्टेशन की, और वो दोनों मुस्लिम और हिंदू एरिया में यानी स्टोन थ्रोइंग से मरे थे। लेकिन उसको पूरा डाल दिया पठान गैंग पे, उस जमाने पठान गैंग, अयूब लाला था छोटा भाई, उसके ऊपर पूरा डाल दिया। और उसको ढूंढने के लिए कमाटीपुरा में इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ। और रमज़ान के महीने में एक घर में जाके वो तीसरी गली की मस्जिद को जो है ना, वो वहाँ पर पुलिस खड़ी है और एक एक नमाजी को चेक कर रहे, इस तरह से स्टोरी भिवंडी में बहुत नाइंसाफ़ी हुई इस तरह से। तो ये पुलिस के खिलाफ जो है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मुसलमान पहले से था। जी अब बाल ठाकरे पे एफआईआर करे, उसको अरेस्ट नहीं हुए। जी जो लोग वो शिव सैनिक बड़े बड़े इन्वॉल्व थे वो अरेस्ट नहीं हुए, पॉलिटिशियन लोग जी। थे। और मुसलमानों में ये इन्होंने किया, तो ये हीरो बन गए। कल्याण जेल में ऐसा था कि कल्याण भिवंडी के लोग आते थे, खाना पका पका के लाते थे कि ये जेल में भेजो।
कल्याण में। कल्याण में। अच्छा, मैंने एनएससी की, एनएसए क्यों भाई? आप एफआईआर लेते, अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट मटेरियल था तो जैसा एफआईआर हम लोगों पे लिया अखबार आलम पे, जैसा एफआईआर आपने इस पे लिया बाल ठाकरे पर, वैसा एफआईआर हाजी मस्तान मिर्जा वैसा वैसा इन पे लेना चाहिए था। कोई इनका फायर ब्रिगेड वर्क था कि इतना बड़ा दंगा हो गया, तब इंदिरा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वो बम्बई आई, कमाटीपुरम में गई जहाँ पर वो नंद कुमार गोखले का ये होता, तो कोई फायर ब्रिगेड का काम करना था आपने पूरा डेल। मैंने उनकी एनएससी की वो पढ़ी पूरी चार्जशीट, उसमें क्या था मैंने उसमें वो निकाला। एनएसए में उन्होंने क्या बनाया कि ये फला ये मई 1984 को ये दंगा हुआ, तो उन्होंने कुछ फरवरी की एक साजिशी मीटिंग ऐसी कहानी लिखी कि फला फला इससे 2 महीने पहले उसमें क्या बैतुस सुरूर उनका बंगला था, उसमें एक मीटिंग हुई जिसमें फला ये हाजी मस्तान रिसाइड किया, उसमें करीम लाला, रशीद अरबा ये लोग भी थे। और दूसरी कहानी आप सुनिए, हंसी आएगी। और कौन था? तो समद खान था, अयूब आलम लेब था, ये था, और इधर से दाऊद था, ये था, शुटर शकील था, सब एक जगह बैठ गए। अच्छा, वो तो एक दूसरे को पहले ही मार देते ना, हाँ। एक जगह बैठे थे कहाँ, एक रूम में बैठते। मस्तान मिर्जा के घर की क्या वैल्यू थी 84 में? 84 में तो ये लोग बन गए थे जी 84 में। तो ये पुलिस ये बता रही है, बम्बई पुलिस, रिबेरो की पुलिस, कि यहाँ ये मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि ये सारे गैंगस्टर है ना आपको सरमाया देंगे, फाइनेंस देंगे, और ये दाऊद गैंग जो है ये बम और पिस्टल देगा, और ये पठान गैंग है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये ऐसा एनएसए में लिखा, एनएसए का डाला। मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जिन तारीखों में ये मीटिंग दे रहे हैं उसमें करीम लाला अफगानिस्तान में थे और रशीद अरबा बाहर थे कहीं, दुबई में कहीं थे। तो दोनों के पासपोर्ट मैंने लिए और वो पेपर में छपा। उसके बाद ये लोगों ने पिटीशन किए, पिटीशन में वो 1-2 महीने में वो रिजेक्ट हुआ और ये लोग बाहर आ गए। बाहर आ गए तो हाजी मस्तान हीरो बन गए। हाजी मस्तान पहले से ही सोशल वर्क कर रहे थे और कुछ ना कुछ अपना स्पेस लेना चाहते थे। उन्होंने एक ऑल इंडिया मिली सेक्रेटरीट बनाया था 1975 में जी और उसमें जो था वो जेजे हॉस्पिटल के पास एक डिस्पेंसरी बनाई, उसमें वहाँ दवा लोगों को देते थे और डॉक्टर्स थे ऑल इंडिया। वो आपकी मदद करते क्या कौम के? चूँकि मैं सुना काफ़ी कंजूस थे और काफ़ी वो तो कंजूस थे। अब कंजूस की बात थी तो उसमें मैं एक और बात करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देते थे। उनका एक कार्ड था, एक कौम ने कहा कि हमारे कौम पे सात इम्ताई हैं वो। हाँ, लेकिन सुनो तो सही, उनका एक कार्ड था विजिटिंग कार्ड। जी विजिटिंग कार्ड ऐसा था कि उस ज़माने में वो विजिटिंग कार्ड एकदम एम्बोस बना 4 कलर का इतना है, वो स्पेशल कार्ड था उनका। तो जैसा एक उर्दू अखबार वाला गया कि भाई मैं ये नंबर निकाल रहा हूँ, मुझे 10 एडवर्टीज़मेंट चाहिए, तो 10 कार्ड उसको दे देते थे और उसको मालूम दे दी यहाँ जाओ, एक-एक ऐड मिल जाएगा। अच्छा आप गए, मेरे फलाँ जो है वो प्रॉब्लम है, मेरे को इतने 10,000 चाहिए, तो 10 एक कार्ड दे देंगे, फलाँ जगह चले आओ, वो कार्ड देते थे, पैसा नहीं देते थे। ऐसी इस तरह से वो रसूख का गलत इस्तेमाल, कार्ड उनका चलता था। रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग जो इन्फ्लुएंस। देखिए, उस ज़माने में हाजी मस्तान जो थे वो लेजेंड थे और उनका रोब चलता था, रोब, पर्सनैलिटी का रोब था। तो वो पैसा कहाँ से लाते थे? वो अपनी जेब से थोड़ी उनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। मिला हम थोड़ा बहक गए अपने बयान से। आपने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ को हाँ, जो तश्कील किया आपने बतौर जनरल तो सेक्रेटरी। उससे पहले वो मिली सेक्रेटरी बना थी। जी उसमें हाजी दिलीप कुमार और वो मदद कर रहे थे उनको, बुखारी साहब, मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी उनको मदद करते थे। और मस्तान तालाब में जलसे होते थे, उसके लाखों लोग जमा रहते थे। फिर मिली से ऑल इंडिया मिली सेक्रेटरीट को ऐसा बनाया कि यह मुसलमानों की जमात है, तो उन्होंने उसको किया ऑल इंडिया पीपल्स सेक्रेटरीट। जी ऑल इंडिया पीपल्स सेक्रेटरीट बनाया। उसमें भी तकलीफ ऐसी हो गई कि जब बम्बई में दंगा हो गया तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया। अब वो जो है हीरो बन गए, थोड़ा जेल में गए, बाहर आए। तो मैंने उस दंगे की पूरी रिपोर्टिंग की थी बम्बई में, भिवंडी में। मैंने जहाँ-जहाँ देखा और मेरा एक ऐसा एनालिसिस हुआ कि जहाँ-जहाँ पर दलित और मुसलमान मिक्स बस्ती थी वहाँ दंगा नहीं हुआ। अच्छा
और जहाँ मुसलमान थे और दूसरे यानी मराठी शिवसेना वाले थे, वहीं दंगा, जैसा कमाटीपुरा, जी कमाटीपुरा तीसरी गली, पांचवी गली, कुमारवाड़ा है, इस तरह आप आगे भी जाएंगे तो घाटकोपर इधर उधर ऐसे ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सॉल्यूशन है इसका, ये दंगे का, शिवसेना का भी पॉलिटिकल कार्ड था। शिवसेना मद्रासी के खिलाफ आई, फिर गुजराती के खिलाफ आई, अब वो आके एक रुक गया उसका प्रोग्रेस। तो उसमें जो है एक भी एमएलए नहीं था, एक एमएलसी था प्रमोद नवलकर, और 1984 में एक भी एमएलए नहीं था उनका। ये 1960 की बनी हुई, मधुकर सरपोतदार था ना उनका, बाद में बना, बाद में बना, बाद में बना। वो 85 में ही बना है, दंगे की वजह से बने वो, बांद्रा से। प्रमोद नवलकर एमएलसी थे, जो उनके वो पत्रकार थे और क्राइम लिखते थे, उनके क्राइम कॉलम्स बहुत विजिट करते थे वो। 84 के दंगे हुए वहाँ, मुझे ऐसा लगा कि अब ये रास्ता, मुझे भी मालूम था और काफ़ी लोगों को जो उस वक्त के जर्नलिस्ट थे, कि बम्बई का दंगा पॉलिटिकल था जी और शिवसेना का भी स्टैंड, एंटी मुस्लिम स्टैंड पॉलिटिकल था, तो हमारे लिए भी एक पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक पूरी बातचीत की कि दलित मुस्लिम, ये दलित और मुसलमान एक होंगे, ये पॉलिटिकल एक मुद्दा है। अब मुद्दा कौन लेगा, जी तो मुद्दे पे हमने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें। और ये जो है अब हीरो बन गए, अब इनको जो भी बनाए तो इनके ऊपर बनने वाला था। तो मैंने उस ज़माने में हम लोगों ने अखबार आलम का एक सालगिरह की, अखबार आलम मस्तान तालाब पे, उसने उस सालगिरह में हाजी मस्तान शरीक हुए, करीम लाला शरीक हुए, जोगेंद्र कवाड़े उससे पहले मुझको मिल चुके। उससे पहले मैं जोगेंद्र कवाड़े की बात करता हूँ कि मैं कैसा एक्चुअली मैं हाजी मस्तान को पॉलिटिशियन, स्मगलर से पॉलिटिशियन बनाने में कामयाब रहा। एक तो फील्ड वर्क की, एक आइडियोलॉजिकल वर्क हो गया कि अब दलित और मुसलमानों का एक होना लाजमी है यहाँ पर, तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, आगे बढ़ के हम लोग भी जो कसूरवार बने तो पॉलिटिक्स की वजह से। जी और तो अब मुद्दा एक ही आइडियोलॉजिकल मैंने बनाया। अब मुझे तलाश थी कि कोई मस्तान मिर्ज़ा के साथ, मैं मतलब मैं था, खलील जाहिद थे, सरफराज आरजू थे, सिराज मिर्ज़ा साहब थे, बहुत सारे लोग थे उर्दू के जर्नलिस्ट लोग थे, जो इस बात पर सोच रहे थे कि आगे के लिए क्या, अभी तो हम लोग फंस गए। ऐसी मार पड़ती रही कि कांग्रेस का साथ देने के बाद भी मार पड़ी थी। तो अब हम लोग इसमें, आपको ये बताया, बड़े बड़े शरीफ लोगों ने हाजी मस्तान के साथ हाथ मिलाने के लिए तो आमाद हो गए, लेकिन बोले अंडर द टेबल मिलाएंगे, स्टेज पे कोई आने के लिए तैयार नहीं। जी हाजी मस्तान मिर्ज़ा उनके लिए जैसा अछूत, पॉलिटिकल अछूत, तो कोई तैयार नहीं, ना ही दलित लीडरशिप में ना ही मुस्लिम लीडरशिप में कोई तैयार है कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा के साथ स्टेज शेयर करे। उस वक्त मुस्लिम लीग, दो मुस्लिम लीग थी। बुखारी साहब सोशल स्टेज पे तो उसके साथ आए, हाजी मस्तान के साथ, पॉलिटिकल स्टेज पे आने को तैयार नहीं। दिलीप कुमार सोशल स्टेज पे आए, पॉलिटिकल स्टेज पे आने का तैयार नहीं। पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम आ कंट्रोवर्शियल थे ना, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, तो अरुण गौली भी तो आए भाई, और फूलन देवी को भी लेके आए, और इस तो तरह मेरा से मेरा आज तो मुझे ये नहीं लगता है कि क्राइम में कौन क्रिमिनल है और कौन तो वाइट कॉलर। मेरे इल्ज़ाम की बुनियाद ये है कि फूलन देवी और अरुण गौली को किसी पत्रकार ने उभारा नहीं है। पत्रकार इसलिए कि आप एक माशाल्लाह इतने वेटरन जर्नलिस्ट हैं उर्दू के, आपने एक अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर को एक पॉलिटिशियन बनाया, वाइट कॉलर बनाया। तो मेरा बेसिकली शिकवा ये है। आपका शिकवा गलत इसलिए है कि हम विक्टिम थे, आपने सिर्फ पत्रकार बोल रहे हैं। हम लोग हमारे ऊपर क्यों डाल दिया केस, हम लोग जेल में, हम लोग भी जेल में जाते थे अगर पॉलिटिकल हम लोगों का अखबार को तहरीक नहीं बनाते, अखबार को आवाम की आवाज़ नहीं बनाते, अगर फील्ड में सड़कों पे नहीं ले आते, तो हम लोग भी बचते, हम लोग भी एनएसए में डाल देते। अवाम के नुमाइंदा आप बन जाते, आप एक पार्टी फॉर्म कर लेते पत्रकार बन करके। मेरे पीछे हमारे फेस पे कौन आता था, हम लोग सब यंग लोग थे, जी उस जमाने में यंग लोग थे, जी एक फेस चाहिए था। और ये खलील तो बहुत बड़े आदमी थे, और जो ज़माने के नहीं, फिर लोग नहीं मानते थे ना, उनसे भी बड़े बड़े लोग थे। अभी बुखारी साहब के सामने जी कौन चलता था, जी बनात वाला के सामने खलील जायद की क्या अहमियत थी। हाँ, उस जमाने में
वो अब्दुर्रहमान अंतोले थे, उनके ज़माने में उनके सामने कौन मानता था? मैं तो अंतुले भले कॉन्फ्रेंस नहीं थे जहाँ तक मेरा अंदाजा। लेकिन फिर भी फिगर थे ना, जी जमखाना वाला थे। जी उनके सामने ये सब मुस्लिम लीडरशिप थी जी और मुस्लिम लीडरशिप इस मामले में बोलने को तैयार नहीं थी। दलित मुस्लिम के मामले में जो मैंने कहा कि ये आइडियोलॉजी है, वो मानने को तैयार नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा, एक एक ये थे अपना जोगेंद्र कवाड़े को मैं देखता था कि वो उन्होंने लॉन्ग मार्च लिया था जी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की रीनेमिंग के लिए। वहाँ लॉन्ग मार्च से मैं मराठी अखबार में पढ़ता था उनका। मैं एक बार मंत्रालय से आ रहा था, शाम का वक्त था। उस ज़माने में जो मोर्चे थे जो निकलते थे वो काला घोड़ा तक जाते थे और काला घोड़ा में एक दलित कोई टैक्सी में लीडर ख़त्म हुआ था मोर्चा और जा रहा था। तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि भाई ये कौन है? बोले कवाड़े साहब। अरे मैंने बोला कवाड़े साहब, उनकी तो मैं पढ़ता आया तो बम्बई में आगे। जी तो मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा। वो वहाँ वाकोला में थे। वाकोला में हमने इंटरव्यू लिया और पूरा छपा उनका इंटरव्यू। वही सी था बिल्कुल भी दलित मुस्लिम इसके लिए इतना यूनिटी के लिए जो यहाँ मैं फ़ील कर रहा था, कमाटीपुरा में फ़ील कर रहा था, बांद्रा में फ़ील कर रहा था, यहाँ भारत नगर में फ़ील कर रहा था इस तरफ। तो आप चाहे दो मजलूम तबकों को आप साथ एक मिला के लाएँ और और एक एक ताकतवर पॉलिटिकल है। पावर बनाए तो ही आपकी बचत होगी। तो इसके लिए अब एक गवर्नमेंट ने तो ये पुलिस ने हीरो बना दिया था मुसलमानों का मस्तान मिर्ज़ा को। अब एक दलित लीडर की तलाश थी। अब उसे लिया। जब उनको पता चला कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा हमारे साथ में है तो बड़े खुश हुए। बोले हमको मिला, 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 मिला। हमने मिला दिया जब अपना ये बीमार थे और ये अपना सैफी हॉस्पिटल में रूम में थे। वहाँ मुलाकात हुई और वो दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ उन्होंने पहले से लेटर हेड बनाया था, तंजीम बनाई थी। पहले मैं वेट ही कर रहा था कोई अच्छा आदमी मिले तो मैं ये बना दूँ। तो उसमें दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ वो सैफी हॉस्पिटल के रूम में बन गई। उसमें ये तय हुआ कि इसका प्रेसिडेंट होगा, एक दलित प्रेसिडेंट होगा, एक मुसलमान प्रेसिडेंट होगा, एक दलित जनरल सेक्रेटरी होगा, एक दलित मुसलमान जनरल सेक्रेटरी होगा। तो दलित जो प्रेसिडेंट थे कवाड़े साहब बने। कवाड़े साहब उस ज़माने में अननोन थे, इतने नोन नहीं थे उस वहाँ पर। औरंगाबाद में ही जानते थे और यहाँ पर दूसरे लोग थे यहाँ पर। और हाजी मस्तान जो है वो प्रेसिडेंट बने और उस पीपल्स ऑल इंडिया पीपल्स सेक्रेटरीट का बोर्ड भी हटा दिया था, लॉक कर दिया था ऑफिस, क्योंकि पुलिस रेड हुई थी। पुलिस ने वहाँ रेड करी थी और कुछ एक आप आध को पकड़ा आप था। उसके जनरल सेक्रेटरी बने उसके उसमें कुछ नहीं मिला वहाँ पर। नहीं नहीं आप उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे। फिर बाद में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, वो उसको खोला गया। वहाँ पर दलित मुस्लिम सुरक्षा संघ का ऑफिस लगा, मैं जनरल सेक्रेटरी बना और अ, हाजी मस्तान मिर्ज़ा प्रेसिडेंट, कवाड़े प्रेसिडेंट, एक दूसरा प्रेसिडेंट जो था तानसेन ननावरे, जी ऐसा बन के पार्टी तैयार हुई। और उसका पहला जलसा हमने वहाँ पर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसी जगह पर। सारा प्रेस, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो प्रिंट मीडिया के सब लोग थे वहाँ पर। और पहला जलसा हमने साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने पर लिया। वो भी बड़ा एक हादसा हो गया। आपकी फ़िल्म जो है वो उसमें कुछ का कुछ दिखाया है। कौन सी फिल्म मेरी? वो क्या नाम है उसमें? भाई एक फ़िल्म आई ना आपकी वो वन्स अपॉन अ टाइम्स। हाँ जो मेरी फिल्म नहीं थी वो। आपकी फ़िल्म मेरी नहीं थी वो। किसी हाँ, किसी और की लिखी। और की लिखी। क्या जो हंसा जो उसमें गोली चली। उसमें एंड में बताया कि दाऊद ने फिर वो पार्टी बनाई हाजी मस्तान मिर्ज़ा में और एंड में क्लाइमैक्स दिखाया कि वो क्लाइमैक्स पे वही अंजुमन इस्लाम के ग्राउंड में लिया वो बिल्डिंग का और ये लिया, वहाँ फायरिंग हुई और दाऊद ने जो दाऊद जैसा कैरेक्टर बनाया उसने जी। हाजी मस्तान को गोली मार दी। गोली तो मार के हकीकत क्या थी उसके अंदर? हकीकत ये था कि पहले जो जलसा हुआ, पहला जलसा वहाँ हुआ साबुत सिद्दीक मुसाफिर खाना, जी उसका ऐसा 2 गलियाँ ऐसी है, जी एक गली ऐसी, एक गली ऐसी। तो वहाँ पर बीच में स्टेज लगा था। पूरा गली फुल, इधर भी फुल और उस वक़्त मैं तकरीर कर रहा था। जी मैं तकरीर कर रहा था और मेरी थी सीधी-सी बात है, ये रिएक्शनरी ऑर्गनाइज़ेशन थी, जो शिवसेना और सरकार के जो भी इक़दामात मुखालिफ थे में खड़े उसमें थे। खड़ी थी, रिएक्शनरी बनी। तो मेरी तकरीर का लुब्बे-लुबाब सीरियसली शिवसेना थी और बाल ठाकरे थे और सामने उस गली के उस पार में शिवसेना शाखा थी। जी तो मैं देख रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, वहाँ से बाटली आने लगी वो अच्छा
पत्थर बाटली होती है, शिवसेना हमला करने लगा। हाँ वहाँ से हमला कर रहे हैं और लोग सामने 5,000 10,000 का मजमा एकदम खाली हो गया, एकदम जी 2 मिनट में इधर खाली हो गए। तो वहाँ पर फिर वो उसमें एटीएस का ऑफिस भी था, पुलिस का ऑफिस भी था वहाँ पे ना, तभी तो एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस भी वही तो हाँ वही आए है पुलिस इसके होते हुए भी। उसके होते हुए भी ये सब हो गया। तो वहाँ पर अपना हाजी मस्तान के मुंह पुले बेटे थे जी अपना लल्लू भाई, उन्होंने जाके 8-10 राउंड फायरिंग कर दिए। जी तो फायरिंग का वाकया ये हुआ था। जी उसके बाद मैंने मस्तान भाई की जो वो थी शख्सियत, उसका करिश्मा देखा कि ऐसा आए माइक पर और लोग भाग गए थे, उनको ललकारा है, तुम लोग इनसे बुज़दिलों से डर गए ऐसा, वापस आओ ऐसा। 5 मिनट में फिर पूरा ये गली भर गई, फिर वो 20,000 का मजमा फिर वापस आ गया 5 मिनट में और वो जलसा चला। मैंने तकरीर किया, मेरे बाद जोगेंद्र कवाड़े ने तकरीर किया, इसके बाद में वो मस्तान भाई ने भी तकरीर किया, इस तरह से ये चला। अब उनकी एक और शख्सियत का एक ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि मस्तान मिर्ज़ा कैसा आदमी था और कैसा वो था कि औरंगाबाद में जब हम लोगों ने इसका आम खास मैदान में ऐलान किया कि औरंगाबाद में जलसा होगा, 3 लाख लोग जमा हो गए वहाँ। लेकिन उस जलसे से पहले पुलिस ने क्या किया कि अपना मस्तान मिर्ज़ा की औरंगाबाद ज़िले में पाबंदी, ज़िले में एंट्री पर पाबंदी। जी मस्तान भाई ने कहा मैं तो जाऊँगा औरंगाबाद, पुलिस कुछ भी पाबंदी लगा दे। तो पुलिस ने पूरे ज़िले में जगह-जगह जो जहाँ से एंट्री पॉइंट हो सकता है, पुलिस में पहरे लगा दिए। मैं स्टेज पे पहुँचा, कवाड़े साहब थे और सारे लीडर थे, सराद मिर्ज़ा वगैरह। स्टेज को ऐसा कॉर्डन किया कि एक-एक बंदा जो उतरे तो लोहे की जालियाँ लगा के, तो एक पुलिस चेकिंग के बगैर नहीं छोड़े। और 3 लाख का मजमा, यानी हाजी मस्तान मिर्ज़ा उनको भी डर था आ सकता है, पुलिस को भी, इसके बावजूद भी। तो उसको डर था कि ये हाजी मस्तान आएंगे तो एक-एक आदमी को पकड़-पकड़ के चेक करके ऊपर जाने दे रहे थे, ऐसी लोहे की बैरिक्स लगा के। अब मैं स्टेज पर था और एक बंदा आया, वो चिट्ठी दिया, बोले आप आइए बाहर। तो मैं नीचे उतरा स्टेज से, बोले मस्तान भाई आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। अरे मैं बोला मस्तान भाई आएंगे और ये लोग तो पकड़ लेंगे, ये तो हंगामा हो जाएगा, फायरिंग हो जाएगी, किधर है मस्तान भाई? तो मुझे लेके गया, चलो तुम, और ऑटो रिक्शा में बिठाया, लेके गया तो औरंगाबाद में एक होटल के बाहर मस्तान भी बैठे हुए और खलील जायद दोनों आ गए थे। वो सब फेटा वेटा लगा के सारे पिकेट्स को, सारी घेराबंदी को छोड़कर वो बहरूप बदल के यहाँ आ गए। तो मुझसे कहने लगे सईद मियाँ क्या है, मैं स्टेज पे आ जाऊँ? मैं बोला आप स्टेज पे तो आ जाएंगे, लेकिन आने से पहले वो लोग आपको पकड़ लेंगे और 3 लाख का मजमा है, अगर इस पे फायरिंग हुई, ये हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं बोला मैंने उसी वक्त स्पॉट डिसीजन लिया, इसीलिए कि भाई आप वापस चले आओ। और वो मस्तान भाई वहाँ आने के बाद चले गए। तो इस तरह से ये जो है सारी मामलात रहे। तो तो मैं कह रहा हूँ कि आपने इस पार्टी को शिवसेना की मुखालिफ में बनाया, रिएक्शनरी चारा ही था, हाँ, और कोई चारा नहीं। और आप और आप ये जान लो कि दलित मुस्लिम पार्टी बनाने से क्या हुआ उस जमाने में, आपको मालूम है ना, मेन चैनल आज जैसा इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उस लेवल पे 4 कलर वीकलीज निकलते थे, इंडिया टुडे, संडे, रविवार, ये वो इस जमाने के वो थे। उन्होंने कवर पेज पर मस्तान मिर्ज़ा की फ़ोटो देना शुरू की। कितने आते थे, कितने लोग, द वीक आ रहा है, ये आ रहा है, संडे वाला आ रहा है, वो धीरेन भगत आ रहा है। और वो उन्होंने कवर डाल के मस्तान मिर्ज़ा के दलित मुस्लिम यूनिटी का पैगाम सारे इंडिया में फैला दिया। और 1989 में वीपी सिंह ने तो वही दलित मुस्लिम मंडल कमीशन, वही सियासत करी ना, जी। है ना? तो मेरा कहना था कि आपने जब किताब लिखना चाही, तो आपने छत्रपति शिवाजी और मुसलमान, हाँ। ये क्यों लिखा आपने? मतलब अगर आपको शिवसेना से मुखालफत है, तो ये तो शिवसेना के हीरो हैं और इनको, शिवाजी को तो लोग शिवसेना एहतराम करती है। मैं आपने उनको और मुसलमान को कैसे एक साथ लिख दिया और मैं क्या लिखा आपने? मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। जब मैंने बताया मैं 75 में जी। जर्नलिज्म में आया, उस ज़माने में शिव जयंती का प्रोग्राम होता था, जुलूस निकलता था भिवंडी और कल्याण में।
तो इतना डर बीएसएफ लग जाती थी, सीआरपीएफ लग जाती थी, पुलिस लग जाती थी, शिवसेना ये शिव जयंती का जुलूस जैसा बहुत बड़ा फसाद का डर हो गया। भिवंडी में पावरलूम वर्कर्स जो है 80% यूपी बिहार के रहते थे। तो 2 महीना पहले सब भाग जाते थे, बड़ा दंगा होने वाला है, दंगा होने वाला है, दंगा होने वाला है ना। और वहाँ पर जो लोकल लोग हैं बड़ी मुश्किल में रहते थे। मैंने खुद कवर किया, मैं कल्याण भी गया हूँ, कल्याण दूध नाके पर जब मैंने कवर किया है कि वो सावरकर के भतीजे का जुलूस निकलता था हिंदू महासभा का, भाई वही था, कमिश्नर उस वक्त सहानी थे। तो बड़ा जब पूरा एक ही था वो सारा, तो ये ऐसा अफजल खान की एक तस्वीर और शिवाजी महाराज की एक तस्वीर ये लेकर के इतना दंगा फैलाया, इतना दंगा, इतना डर फैलाया कि शिव जयंती का त्यौहार जो है वो एक ऐसा बन गया कि जैसा एंटी मुस्लिम, जी मुसलमानों में डर, भिवंडी में फसाद, 1970 में महाड़ में फसाद हुआ, भिवंडी में फसाद हुआ, कई जगह जलगांव में फसाद हुआ शिव जयंती जुलूस की वजह से। तो मैंने बाद में जब और भी पढ़ना शुरू किया हिस्ट्री को, तो पता चला ये तो तारीख ही उल्टी है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज हम सर्वधर्म संभव का बहुत बड़ा अलामत है। वो उनकी नेवी का चीफ मुसलमान, उनकी आर्मी का चीफ मुसलमान, आर्मी बनाने वाले वो, आर्मी में उन्होंने 50% मुसलमान रखे। उनका सबसे जो फॉरेन सेक्रेटरी उस ज़माने का काजी मुल्ला हैदर वो मुसलमान, नूर खान बेग वो मुसलमान, तोप खाने का इंचार्ज मुसलमान। उस ज़माने में छत्रपति शिवाजी का जो था मामला वो कुछ 3 ज़िलों में पूना, जुन्नर, रायगढ़ में था और उनकी लोकल रियाया में 10% मुसलमान, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट में 35% मुसलमान, नेवी में तो 50% मुसलमान और उनके गुरु, जिंदा गुरु, उन्होंने वहाँ पर रत्नागिरी केलसी में बाबा याकूब खान उनकी दरगाह को खुद बनाया, 700 एकड़ जगह दी, उन्होंने कई मस्जिदें बनाई। इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम एकता की अलामत है और ये रिलीजन का नाम लेकर के लोग मिसगाइड कर रहे थे, इसलिए मैंने ये किताब लिखी। ऑब्वियसली आप इसको एक आई ओपनिंग बुक बनाना चाहते हैं शिवसैनिक के लिए। अभी तो शिवसेना भी सुधर रही है, काफी सुधर रही है। ये किताब का इनोवेशन किसने किया है? संजय राउत ने किया है। अच्छा, संजय राउत ने किया है। पीछे देख लीजिए। तो फिर उन्होंने अपने एडिटोरियल्स में उन्होंने इतने ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं? अगर ऐसे ही है, वो एतराफ़ क्यों नहीं करते कि अगर मुसलमान की फौज में इतने ज्यादा थे शामिल? अब तो एतराफ़ कर रहे हैं। मेरी बुक के लॉन्चिंग में मराठी पत्रकार संघ में मेरे पास संजय राउत की क्लिप है। उन्होंने तकरीर किया है कि शिवाजी महाराज और दूसरे राजाओं की लड़ाई तो मजहबी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। शिवाजी महाराज के बनाने में उन्होंने मेरा अप्रिशिएट किया कि एक मुसलमान शिवाजी महाराज की तारीफ कर रहा है। इतने सालों सामना में जहर उगलने के बाद, फसाद बर्पा करने के बाद, अब जो है जाके वो इस बात को मान रहे हैं कि शिवसेना और मुसलमान जो है वो दुश्मन नहीं हो सकते हैं, या छत्रपति शिवाजी मुसलमानों के मायती थे। ये बुक है, ये मैंने लिखी है और इस पर कोई बताए कि सारे हवाले है ना, एक भी मुसलमान नहीं है इसमें, एक भी मुसलमान का हवाला नहीं है। राइटर जो है सारे गैर मुस्लिम है। इसको तर्जुमा कराइए ना उसको अंग्रेजी में और दूसरी किताबों में। करेंगे, ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो गई है। और मेरी जो आगे की किताब है इसके बाद ये है कि इससे भी बड़ा कैरेक्टर है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज में सेकुलर लोग रहे हैं जी, कम्युनल की हिस्ट्री बनाई। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जो बनता है ये छत्रपति शाहू महाराज जी। तो मैं अब ये बुक बना रहा हूँ छत्रपति शाहू महाराज और मुसलमान। छत्रपति शाहू महाराज ने अपने ज़माने में कोल्हापुर में मुसलमानों के लिए हॉस्टल बनाए अलग से। अच्छा। अभी होता ना नॉन वेज वेज, तो उन्होंने हर जैन लोगों के लिए अलग, हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के लिए आज भी हॉस्टल है। उन्होंने स्कॉलरशिप रखी मुस्लिम बच्चों के लिए, कई बच्चे ये रखा। और 1906 में इंडिया में सबसे पहला शासक जिसने बहुजन समाज के लिए रिजर्वेशन, जिसमें मुसलमान भी थे, वो छत्रपति शाहू महाराज थे। तो वो मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ। शाहू महाराज ने आज जैसा गलत फहमी कुरान के बारे में की जाती है, क्योंकि कुरान शरीफ को अपने कुछ भी लिख देते हैं लोग, तो छत्रपति शाहू महाराज का इंतकाल मुंबई में हुआ 1922 में। 1921 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस ज़माने में 25,000 रुपये दिए कुरान
अरबी कुरान का मराठी में तर्जुमा ये प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने। 25,000 उस रकम आज 25 करोड़ के बराबर है। ऐसा राजा तो शिवाजी महाराज का वारिस था। इस तरह के राजा थे और आज कुछ न कुछ का कुछ पेश कर रहे। तो नेक्स्ट बुक वो मेरी है। इंशाल्लाह। एक बुक में इंशाल्लाह बम्बई के मुसलमान 1919 में खिलाफत मूवमेंट बम्बई में हुई है और बम्बई में 1947 तक तो बॉम्बे मुस्लिम्स एंड freedom and their contribution in I freedom think of that has been written contribute वो लिखा गया है, वो डॉक्यूमेंट हुआ है कि how Muslims have taken participation in the freedom नहीं struggle। बम्बई की बात करो मैं खाली बॉम्बे के इंडिया की बात नहीं कर। खाली बॉम्बे बम्बई में इतना कंट्रीब्यूशन है कि आप सोच नहीं सकते और जीरो रिजल्ट अभी से मिटा रहे। दो ही मैं आपकी इसमें दो लोगों के ऐसा जिक्र करूंगा जो सुना है। एक मियां अहमद छोटानी जी और एक उमर सुबानी। जी उमर सुबानी वॉज टेक्सटाइल कॉटन किंग ऑफ इंडिया। जी उसकी एल्फिस्टन मिल्स उसकी अपोलो मिल्स उसकी कई मिले वो सब है ना गांधी जी के उसमें जो ख़त्म हो गई सारी। और गांधी जी ने तब तिलक स्वराज फंड शुरू किया तो पहला चेक उमर सुबानी ने ब्लैंक दे दिया। जो 1 करोड़ उनका वो था टारगेट उन्होंने दिया। गांधी जी तुम खुद लिख लो इसमें अमाउंट पूरी। और सारी जो जो विदेशी स्वदेशी जागरण थी जिसपे विदेशी उनके घरों के कपड़े जलाए उनके जलसे हुए एल्फिस्टन मिल्स के अंदर अभी कोई करेगा गवर्नमेंट के खिलाफ। और लकड़ी के जो टिम्बर किंग थे छोटानी वो भी बर्बाद हो गए खिलाफत मूवमेंट गांधी जी के। अगर गांधी जी को महात्मा बनाया है तो ये दो लोगों ने बनाया है इनमें जिनका कोई जिक्र नहीं। एक छोटी सी गली का नाम उमर सुबानी मार गए। एक छोटी सी गली का नाम मियां अहमद मर्शद। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुसलमानों का नॉन कोऑपरेशन के बाद से 47 तक बम्बई में जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन रहा उसको लाना चाहिए। ये बिलाल मस्जिद है ये बहुत बड़ा मरकज था जहाँ मूवमेंट चली। यहाँ गांधी जी आए यहाँ पर नेहरू आए अपना पंडित मोतीलाल नेहरू आए ये सब आए हैं। सरोजिनी नायडू ने तकरीर की है। ये बिलाल मस्जिद के बाद में जो कंपाउंड है छोटा कब्रिस्तान ये तो पूरी आज़ादी की तहरीक का बहुत बड़ा ग्राउंड रहा है। 40-40 हज़ार का मजमा रहा है। नहीं जानते लोग नहीं जानते। इसके के लिए ये मैं लिख रहा हूँ कि बहुत सारी तारीख है। कितने लोग जेल में गए कितने लोग जो है उसमें मार खाए बर्बाद हो गए देश की आज़ादी के लिए। और आज बोलते हैं कि तुम लोग बांग्लादेशी हो। और ये है तो देखिए अगेन ऐसे इट्स अ पॉलिटिकल बोगी है पॉलिटिक्स तो मुझे लगा कि तो- पॉलिटिकल तो मैं खाली आपकी 50 साल पुरानी जर्नलिज्म में आऊँगा। सबसे तहलका आमेज सबसे बड़ी कहानी कौन सी की आपने 50 साल में जो आपको बहुत खुदशील पसंद हो और आपके हिसाब से बहुत कमाल की कहानी हो? मेरा जो है ना एक कमाल तो नहीं लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरा एक दोस्त था फारूक बटाटा वाला। जी फारूक बटाटा वाला मेरा जूनियर था महाराष्ट्र में मेरा भी और उस ज़माने में स्ट्रगल किया उसने। जी अब उसके सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए कि समंदर में रह के उसने मगरमच्छ से बैर लिया जी है ना। जी तो उसका जो वो राइट हैंड बना सईदुल्ला खान का। सईदुल्ला खान कुदरत होटल के मालिक थे बोरी मोहल्ले में। और वो बीजेपी के प्रेम कुमार शर्मा के साथ थे बीजेपी के आदमी थे। और वो बोरी मोहल्ले में रहते हुए इसके खिलाफ कंप्लेंट करते थे हनीफ कुत्ता है ये है दाऊद के लोग इनकी एक्टिविटीज़ पर। तो उसमें सारा राइटिंग वर्क जो है और लेग वर्क जो है ये फारूक बटाटा वाला का था। और मैं जर्नलिज्म में था तो मुझे वो भी बताता था। फिर वो उसमें चला गया है क्या में कस्टम में चला मरीन एग्जाम प्रिवेंटिव देना। मरीन और प्रिवेंटिव मरीन जी दया शंकर के साथ कमिश्नर बहुत नामवर कमिश्नर है। तो उसमें ये हुआ वो लंबी कहानी है और काफ़ी उसकी। तो एक दिन मैं डंकन रोड पे ही रहता था। एक दिन आया शाम में 8:30 बजे थे और वो मुझसे बुलाया सही हम लोग नीचे खड़े रह के 1 घंटा 1.5 घंटा बात किए। तो वो थोड़ा सा सर्विस में आने के बाद भी कम्युनिटी के लिए वो कुछ भाग दौड़ करता था। दौड़ वो वाजपेयी साहब जो थे प्राइम मिनिस्टर थे उनसे मिल के आया था। और मुसलमानों के ये ग्रीवेंसेस ऐसा ऐसा बाकी वो अपना एंटी दाऊद पूरा एंटी दाऊद था वो उस मोहल्ले अग्रेसिव। उस इलाके में बड़े होके दाऊद के खिलाफ काम करा। और उसने वहाँ पे हुसैन उस्तरा शफी तूफानी ये लोग को दाऊद के खिलाफ प्रोटेक्शन दिया ऐसा। तो वो
मुझसे एक रात पहले उसने बात किया, 1.5-2 घंटा बात किया और दूसरे दिन उसका मर्डर हो गया। शॉकिंग था मेरे लिए, पर्सनल शॉकिंग था यार ये। लेकिन उस वक़्त मैं इनकलाब में था और इनकलाब की तारीख में ऐसा हुआ कि मैं हारून रशीद साहब ने वीकली एक पेज क्राइम पे ही मुझको दिया था, जी। मंज़र पस मंज़र। तो मैंने पूरी बातचीत जो है ना वो पूरे एक पेज में आई, वो मैंने आपके दिया। जो फारूक की जो बातचीत थी, उसका मर्डर किसे किया था? दाऊद गैंग का ही नाम क्यों था किया लोगों ने? तो वो एंटी दाऊद था उसको, तो वो उसके पीछे लगा हुआ था, तो वो सईदुल्लाह खान का भी मर्डर किया उन्होंने। और मैंने ज़िंदगी में आज तक बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन मैं खाली आपको अपना तजुर्बा बताऊँ कि जब फ़ारूक का इंतकाल हुआ और जब मैंने जेल में जाके उसकी मैयत देखी है, वो पहली कहानी है जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में रोते हुए लिखी है। मैं टाइप कर रहा था और मेरे आंसू उस कीपैड पे गिर रहे थे, क्योंकि फ़ारूक वॉज़ समवन जिसने मेरे क्राइम जर्नलिज़्म को बनाया है। तो मतलब आज तक मेरे 25 साल में से बहुत से दोस्त मेरे मरे और बहुत से लोग हुए, लेकिन वो कहानी मुझे आज तक याद है कि मैं रो रहा था और मैं लिख रहा था और पूरा न्यूज़ में मुझे देख रहा था कि ये कैसा ऐसा क्या हुआ इसके साथ में कि ये रोते-रोते लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? तो ख़ैर मतलब आपका भी दोस्त था फ़ारूक, मेरा भी हाँ, दोस्त था। वो मुझे और हम लोगों ने बहुत ही अफ़सोस के साथ उसकी मौत को ज़िंदगी को याद किया। सो दोस्तों सईद भाई के ज़रिए आपने सुना कि उर्दू सहाफ़त, उर्दू जर्नलिज़्म और इनका जो शाहकार इस छत्रपति शिवाजी के बारे में जो लिखा कि कैसे मुसलमान उनकी फ़ौज का हिस्सा थे। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। आप कमेंट्स में बताइएगा हमें कैसा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जनाब बहुत-बहुत शुक्रिया सईद भाई। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।